Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach crystal field theory in octahedral complex. ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इस बात पर ध्यान देंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स क्या होता है। तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज 6, मतलब कि वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मीन्स वन सेंट्रल एटम से 6 लिगेंड अटैच रहते हैं। अब तक हम लोग जो भी थ्योरी पढ़े, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हैं या बर्नर का थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड है, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको कोवलेंट कंसीडर किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो प्योरली आयनिक नेचर का होता है। जस्ट लाइक इन आयनिक क्रिस्टल द अपोजिट चार्जेज bonded to each other by ionic bond in a ionic crystal. So this theory is called crystal field theory. According to this theory, इस theory के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है इस theory कि जो सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड है उनके बीच में the bond between central metal atom and ligand is purely ionic. First, second point में करा है कि we already know that when compound bonded by ionic bond, the opposite charges attract to each other by strong electrostatic force, just like in crystal. According to crystal field theory, central metal atom and ligand attached to each other by strong electrostatic force. इस theory के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस है उसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो लिगेंड्स होता है वो ऑलवेज एक्ट एज एन आयन, निगेटिव चार्ज की तरह जो है कि वर्क करता है, एंड सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज पॉजिटिव आयन, सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है। क्लियर। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग जो लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज की तरह वर्क करता है और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो पॉजिटिव आयन की तरह, कैटायन की तरह वर्क करता है। थर्ड नंबर थ्योरी का फोर्थ नंबर पॉइंट ये है, कहता है कि लिगेंड को एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया गया है। लिगेंड को क्या कंसीडर किया गया है? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। फिफ्थ नंबर कह रहे कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड इस तरह से सिचुएटेड होते हैं। द लिगेंड सिचुएटेड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन सच अ वे दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन मिनिमाइज, फोर्स ऑफ रिपल्सन मिनिमम होता है टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स, और कम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड्स इस तरह से सिचुएटेड होते हैं, उनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो मिनिमम हो और कम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम हो। तो ये थियरी के मेन पॉइंट्स है
और जब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल है वो उसकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इंक्रीज होती है जिसमें कि सभी ऑर्बिटलों की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। डी में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होती है। सम ऑर्बिटल अंडरगो इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी एंड सम ऑर्बिटल अंडरगो डिक्रीजिंग ऑफ एनर्जी। एवरेज एनर्जी से जो सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल है उसकी कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है और कुछ ऑर्बिटल की डिक्रीज होती है। तो यह कंसेप्ट डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि किन किन ऑर्बिटलों की एनर्जी इंक्रीज होगी और वाई क्यों, और किन ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होगी और वाई क्यों। तो ये जो है कि इस फील्ड थ्योरी के यही चीज़ जो है कि इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मेन पॉइंट्स हैं कि जब सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल जो की जेनरेसी जो है कि डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसकी एनर्जी वो लिफ्ट करता है, एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। उसमें कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। जो एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है वो डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। तो ये जानने के लिए कि किन किन ऑर्बिटलों की एनर्जी इंक्रीज होती है और किन ऑर्बिटलों की एनर्जी डिक्रीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि डी ऑर्बिटल डी सबसेल में 5 जो है कि डी ऑर्बिटल होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो है कि जो डी सबसेल है उसमें सिचुएटेड ये 5 डी ऑर्बिटल जो है उनका जो है कि ये टाइप्स है। अब इन ऑर्बिटलों का ये जो टाइप्स है इनके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कैसे जो है कि ओरिएंट होगा, तो इसका नेम डी एक्स वाई होता है। तो हम 3 एक्सिस ले लेते हैं। आपका ये आपका एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये वाई, ये आपका जेड और ये हो गया एक्स। ये 3D ये 3 एक्सिस में जो है कि अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटलों का ओरिएंटेशन होता है। तो इन एक्सिस पर हम स्टडी करते हैं। तो पहले देखते हैं एक्स वाई ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहले हम लेते हैं एक्स और वाई। एक जो है कि प्लेन लीजिए एक्स, ये एक्स प्लेन मैंने ले लिया ये, और एक ले लिया वाई प्लेन। When orbital situated between the x and y plane, just like
दिस ऑर्बिटल इज नोन एज एक्स वाई ऑर्बिटल, क्योंकि ये ऑर्बिटल एक्स और वाई प्लेन के बीच में सिचुएटेड है। तो इन ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटलों को बोलते हैं हम एक्स वाई ऑर्बिटल। इनका ओरिएंटेशन एक्स और वाई जो है कि प्लेन के बीच में है। दिस ऑर्बिटल सिचुएटेड बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेन, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। अब देखते हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल। वाई जेड ऑर्बिटल का भाई कैसे होता है, तो वाई और जेड दो प्लेन लीजिए, एक प्लेन मैंने ले लिया आपका जेड और दूसरा प्लेन मैंने ले लिया वाई। ये जेड प्लेन है और ये वाई प्लेन है। अब दीज ऑर्बिटल सिचुएटेड बिटवीन जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो फॉर्म करते हैं ये ऑर्बिटल सिचुएटेड बिटवीन द जेड एंड एक्स प्लेन, जेड और एक्स प्लेन के बीच में, इसलिए दिस ऑर्बिटल इज नोन एज जे वाई जेड ऑर्बिटल्स। जस्ट लाइक डी एक्स जेड, तो एक्स और जेड एक्स प्लेन लीजिए और ये जेड प्लेन लीजिए। तो दिस ऑर्बिटल सिचुएटेड बिटवीन द जेड एंड एक्स प्लेन, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में ये ऑर्बिटल सिचुएटेड, इसलिए इसको जेड एक्स ऑर्बिटल कहते हैं। तो 5 जो ऑर्बिटल है इसमें से एक्स वाई जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, उनका जो है कि ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। सो इट इज कॉल्ड एक्स वाई डी एक्स वाई। द ऑर्बिटल विच सिचुएटेड बिटवीन जेड एंड वाई एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड वाई जेड। द ऑर्बिटल सिचुएटेड बिटवीन जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, सो इट इज नोन एज एक्स जेड ऑर्बिटल्स। ये ओरिएंटेशन हो गया। और ये हो गया, तो इसमें ऑर्बिटल का सिचुएशन देखते हैं इसका। दो एक्सिस लेंगे, एक आप एक्सिस ले लीजिए ये एक्स और दूसरा ले लीजिए वाई। अब ये ऑर्बिटल एलॉन्ग द एक्सिस होंगे, बिटवीन द नहीं। ये ठीक जो है कि ये आपका होगा वाई एक्सिस पर और ये जो ऑर्बिटल होगा वो ठीक होगा एक्स एक्सिस पर। तो ये ऑर्बिटल एलॉन्ग द एक्सिस होते हैं और ये वाला जो होता है केवल जेड पर है, तो ये जेड एक्सिस के जो है कि एलॉन्ग होगा। तो ये जो 5D ऑर्बिटल होते हैं इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है और यही जो है कि इनकी ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो स्प्लिटिंग होता है ऑर्बिटलों का, इनकी ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते हैं। कौन कौन, तो फर्स्ट ये डी एक्स वाई, यह ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस में फर्स्ट। सेकेंड नंबर ऑर्बिटल ये भी बिटवीन द एक्सिस है, सेकेंड नंबर ये भी बिटवीन द एक्सिस है, जेड और वाई एक्सिस के बीच में है। और जस्ट लाइक ये भी ऑर्बिटल नंबर 3 ये भी बिटवीन द एक्सिस है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में है। और ये 3 ऑर्बिटल और ये 2 ऑर्बिटल, ये 1 और ये 2 ऑर्बिटल एलॉन्ग द एक्सिस है। तो ये जो जब लिगेंड इन ऑर्बिटलों को अप्रोच करता है तो इस लिगेंड के ओरिएंटेशन के बेस पर इन ऑर्बिटलों की एनर्जी
जो है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखिए हम लोग गौर करेंगे, ठीक है ना, कि एक सेंट्रल मेटल एटम को ये 6 लिगेंड जो है कि 3 एक्सिस में सराउंडिंग किए हुए हैं, ठीक है ना। कितने लिगेंड सराउंड किए हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो इनका जो ओरिएंटेशन होता है लिगेंड के ऑर्बिटलों का, डी के सभी ऑर्बिटलों के साथ इक्वल जो है कि अप्रोचिंग नहीं होती है। सेंट्रल मेटल के सभी डी ऑर्बिटलों का लिगेंड के ऑर्बिटलों से सभी का अप्रोचिंग इक्वल नहीं होती है, क्योंकि रीजन क्या है भाई कि डी ऑर्बिटलों का ओरिएंटेशन, सभी ऑर्बिटलों का ओरिएंटेशन इक्वल नहीं होता है। सम ऑर्बिटल ओरिएंटेड बिटवीन द x, y, z axis and some orbital oriented along the x, y, z axis। इसमें से कुछ ऑर्बिटल्स x, y, z एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड होते हैं और कुछ ऑर्बिटल x, y, z के एलांग ओरिएंटेड होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। द ऑर्बिटल विच ओरिएंटेड विथ लिगेंड ऑर्बिटल एलांग द एक्सिस, द ऑर्बिटल विच situated or approach along the x, y, z axis with ligand, the energy of that orbital increases, and the orbital which situated with ligand orbital between the x, y, z axis is weakly repel, so its energy small increases। तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। जो ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल के एक्सिस में ओरिएंटेड होते हैं, एलांग द एक्सिस होते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, और जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल, ये जो 5 ऑर्बिटल है, इसमें से कौन कौन से ऑर्बिटल ध्यान देते हैं एलांग द एक्सिस है और कौन कौन से ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है। तो ऑर्बिटल ये आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑर्बिटल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 ऑर्बिटल, और ये जेड स्क्वायर एलांग द एक्सिस है। तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे देखिए ये आपके डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इनकी एनर्जी लिफ्ट होकर के एवरेज एनर्जी इतनी हो जाती है। अब ऑर्बिटल कौन कौन से, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एलांग द एक्सिस है। तो इनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से लिफ्ट होकर के ये ईजी कैटेगरी के 2 ऑर्बिटल ईजी एनर्जी के ऑर्बिटल के लेवल में आते हैं। और इसमें से 3 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी जेड वाई, डी जेड एक्स, ये ऑर्बिटल इनकी एनर्जी लेस वो डिक्रीज हो जाती है और ये T2G एनर्जी के ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है तो इसकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद ये ऑर्बिटल स्प्लिट अप होते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं। तो इसमें से 5 ऑर्बिटल में से जो है कि 2 ऑर्बिटल जो कि
एलांग द एक्सिस है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो कौन कौन से एलांग द एक्सिस है भाई, अभी हम लोग स्टडी किए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये 3 आर्बिटल, ये 2 आर्बिटल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये 2 आर्बिटल एलांग द एक्सिस है। क्योंकि देखिए ये एक्स और आपके वाई एक्सिस के एलांग है और ये है जेड एक्सिस के एलांग, तो एलांग द एक्सिस है तो इनकी एनर्जी जो है कि इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी द आर्बिटल्स which situated along the orbitals of ligand that energy increases and the orbital which situated between the axis that energy decreases। तो between the axis में ये आपके एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स जेड ऑर्बिटल और डी वाई जेड, हम पहले ही बताए हैं कि 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है। गौर कीजिए कौन कौन, तो ये ऑर्बिटल और ये बिटवीन द एक्सिस है। तो इन ऑर्बिटल जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इनकी जो है कि एनर्जी डिक्रीज होती है और ये 3 T2G एनर्जी के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये ऑर्बिटल जो कि अलोंग द एक्सिस है कौन कौन, तो आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस है, जैसे यहाँ पर ये और ये, तो इनकी एनर्जी इनकी हो जाती है। तो ये आपके ईजी ऑर्बिटल, ईजी एनर्जी के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे हम इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे जो है कि ये अलोंग द एक्सिस है, गौर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में, इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स का जो है कि फॉर्मेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड जो है कि इसी तरह से इसको सराउंडेड किए होते हैं। जो ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल के, डी सबसेल के सभी ऑर्बिटल लिगेंड के मतलब कि अलोंग द एक्सिस नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। तो वो कौन कौन, तो एक्स वाई जेड, इन 3 एक्सिस में जो होंगे वही जो है कि आपके अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो हम लोग गौर करते हैं, देखते हैं। ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम की सपोज करते हैं कि एक ऑर्बिटल है आपका जेड एक्सिस, एक है आपका एक्स एक्सिस और ये है एक वाई एक्सिस। सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल है जेड, वाई और एक्स। अब लिगेंड जो है कि जो इसके अलोंग लिगेंड के ऑर्बिटल होंगे अलोंग द एक्सिस, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और ये हो गए आपके 2 ऑर्बिटल कौन कौन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स और माइनस वाई स्क्वायर, और ये है एक दूसरा है डी जेड स्क्वायर। तो ये अलोंग द एक्सिस है। और जो ऑर्बिटल 3 बच गए आपके डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, तो ये अलोंग द एक्सिस नहीं है। तो इन 3 ऑर्बिटलों की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और इस तरह से ये जिनकी इंक्रीज होती है जो अलोंग द एक्सिस है वे ईजी एनर्जी लेवल के 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल जिनकी डिक्रीज होती है वो T2G एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल का जो है कि फॉर्मेशन करते हैं, ठीक ना। तो ये जो ऑर्बिटल है 5, इसमें से इन सब की एवरेज एनर्जी को डॉट डॉट से दिखाया गया है। और जो दोनों ऑर्बिटलों की जो एनर्जी गैप है डेल्टा O मीन्स होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और डेल्टा O मीन्स ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के लिए
जो है कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का यहाँ पर जो है कि ये दिखाया गया है। ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल में एक बार और देख लेते हैं कैसे होता है। तो कह रहा है कि सपोज करते हैं कि आपके dxy dzy dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये आर्बिटल है। ठीक है ना। ये डीजेनरेट आर्बिटल है। जब लिगैंड इसको अप्रोच नहीं किया है उस कंडीशन में डी सबसेल की आर्बिटल ऐसे सिचुएटेड। जब लिगैंड अप्रोच करता है तो इसकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज होती है, और एवरेज एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये आर्बिटल इस कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से कुछ आर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है, और किस आर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो अलोंग द एक्सिस अभी बताए हैं आप लोगों को, तो इसमें से टू आर्बिटल अलोंग द एक्सिस है। कौन कौन से भाई आर्बिटल अलोंग द एक्सिस हैं आपके? तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर, और डी जेड स्क्वायर। तो ये अलोंग द एक्सिस है, तो ये इनकी एनर्जी इंक्रीज होकर के ये बनाती है ईजी एनर्जी लेवल के आर्बिटल। और थ्री आर्बिटल जो आपके बिटवीन द एक्सिस है वो यहाँ पर इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और ये थ्री आर्बिटल चले आते हैं डी एक्स वाई डी जेड एक्स डी वाई एक्स, ये थ्री होते हैं। इनकी एनर्जी है कि तो ये बनाते हैं T2G, ये आर्बिटल है आपके। और इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसको डेल्टा ओ से, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है ना। तो ये जो आर्बिटल होते हैं एवरेज से इसकी जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो 0.6, ठीक है ना, ओ इनकी लिफ्टेड होती है, और इनकी जो डिक्रीज होती है -0.4, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये तो इतना ये हो जाता है। अब एवरेज एनर्जी से इसका तो वन आर्बिटल का 0.6 है, तो टू आर्बिटल है तो कितना हो जाएगा, तो 0.6 + 0.6 इक्वल कितना हो जाएगा 1.12। और इसका जो है कि 3 है तो 3 × -0.4, तो ये भी हो जाएगा -12। तो टोटल हम ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल रहती है। तो एवरेज एनर्जी से ये 0.6 ऊपर इंक्रीज हो जाता है, और एवरेज एनर्जी से ये -0.4 डाउन हो जाता है। तो कुल मिला करके जितनी एनर्जी इंक्रीज होती है उतनी ही एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब कि टोटल एनर्जी इक्वल एवरेज एनर्जी के इक्वल ही रहती है। ठीक है ना। तो ये स्प्लिटिंग डी आर्बिटलों का जो स्प्लिटिंग होता है, जो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, वो लिगैंड के नेचर पर डिपेंड करती है। लिगैंड किस नेचर का होता है उसके ऊपर जो है कि इनकी एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है। तो आपका जो लिगैंड्स स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होते हैं वे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी जो है कि इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड
के द्वारा जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, हाई होती है, और जो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उसके द्वारा जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसकी वैल्यू जो है कि लो होती है। तो हम यहाँ ध्यान देते हैं कि किस कंडीशन में कौन से लिगेंड के द्वारा स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और किसके द्वारा जो है कि मिनिमम होती है। तो द लिगेंड विच एक्ट एज स्ट्रांग फील्ड, जो स्ट्रांग फील्ड क्रिएट करते हैं, दैट लिगेंड स्प्लिट अप द maximum value of splitting energy, and the ligand which low field effect that split the low value of splitting energy। तो हम गौर करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से है इसमें। तो सपोज करते हैं आपके ये डी ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी एवरेज है 1 2 3 4, इनकी एनर्जी एवरेज है। अब ये है आपका डी एक्स वाई, डी जेड वाई, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। तो जब सेंट्रल मेटल एटम को वीक फील्ड वाले लिगेंड अप्रोच करेंगे तो वीक फील्ड वाला लिगेंड जो है कि होता है आपका H2O। तो जब वीक फील्ड वाला लिगेंड अप्रोच करता है तो इसकी एनर्जी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कम होती है, और जब हाई स्ट्रांग फील्ड वाला लिगेंड अप्रोच करता है तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, अधिक होती है। देखते हैं कैसे, सपोज करते हैं। तो यहाँ से आपका कब ये होगा, तो जब H2O लिगेंड्स जब H2O लिगेंड अप्रोच करता है तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके द्वारा जो एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी होगी इसकी वैल्यू लो होती है। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ये, तो इसमें आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका डी जेड स्क्वायर, 2 ऑर्बिटल है। तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो है कि वैल्यू लो होगी क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। और इधर जो है कि आपकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इधर आपका एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इधर जो है कि आपका NH3 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो इसमें जो एनर्जी का जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी इसकी वैल्यू अधिक होती है और इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। तो यह किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है लिगेंड पर। यदि सेंट्रल मेटल एटम को वीक फील्ड वाला लिगेंड अप्रोच करता है तो जो ऑर्बिटल स्प्लिटअप होंगे उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी। किस फील्ड में,
तो वीक फील्ड लिगेंड जब इसको अप्रोच करेंगे, अब वही जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जस्ट लाइक अमोनिया, ठीक है ना, तो जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अप्रोच करते हैं तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जो है कि मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। और ये वैल्यू स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी की वैल्यू इन ऑर्बिटलों में Eg और T2g, ये आपके ऑर्बिटल कौन सा फॉर्म हुआ, तो ये Eg ऑर्बिटल है और ये क्या है T2g ऑर्बिटल है, ये क्या है Eg ऑर्बिटल है और ये क्या है T2g ऑर्बिटल है। तो ये एनर्जी की वैल्यू इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के फिल होने के पैटर्न को डिफाइन करता है, कंफर्म करता है कि जब हम सेंट्रल मेटल एटम में d सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं तो उनका फीलिंग इस एनर्जी के वैल्यू पर डिपेंड करती है कि जब स्ट्रांग फील्ड वाला लिगेंड हो तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे होगी, और जब वीक फील्ड वाला लिगेंड हो तब इलेक्ट्रॉनों की जो है कि इसमें फीलिंग कैसे होगी, और जब स्ट्रांग फील्ड वाला लिगेंड हो तब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का फीलिंग कैसे होगा। तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं और गौर करते हैं, जैसे कि आपका देखते हैं स्कैंडियम 2+, इसमें d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, टाइटेनियम 2+, d में 2 जाएगा, वेनेडियम 2+, इसमें d में 3 जाएगा, क्रोमियम 2+, इसमें d में 4 इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज 2+, इसमें d में 5 इलेक्ट्रॉन, आयरन 2+, इसमें d में 6 इलेक्ट्रॉन, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट 2+, इसमें d में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, और निकिल Ni 2+, इसमें d में 8 इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक आपका कॉपर 2+, इसमें d में 9 इलेक्ट्रॉन, और Zn 2+, इसमें d में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन d ये सबसेल के जो ऑर्बिटल है इसमें एंट्री करते हैं, तो कैसे करते हैं, ठीक ना, वो डिपेंड करता है इस स्प्लिटिंग एनर्जी के वैल्यू पर, ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो जैसे स्कैंडियम है इसके लिए, तो आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएगा, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके वीक फील्ड लिगेंड में, वीक फील्ड लिगेंड हो तो सेंट्रल मेटल एटम के T2g में 3 इलेक्ट्रॉन इजीली फिलअप होंगे, और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो तब भी इसमें इलेक्ट्रॉन नॉर्मली 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे, इसमें कोई जो है कि डिफरेंस नहीं होता इजीली। जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन d में एंट्री कर रहे हैं T2g 3 और इसमें भी T2g 3, बट जब 4th नंबर इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो अब यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन राइज होता है कि वह इलेक्ट्रॉन क्या इसमें पेयर होगा या Eg में जाएगा, या इसमें पेयर होगा या Eg में जाएगा। तो यह डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी के वैल्यू पर। ये इन d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है कि 1 2 3 स्ट्रांग वीक फील्ड लिगेंड है तो भी उस कंडीशन में T2g
1 2 3 इस पे टर्न्स फिलअप होंगे, और इसमें भी यदि स्ट्रांग है तभी T2G में 1 2 3, लेकिन फोर्थ नंबर जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो अब उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के वैल्यू पर। यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, लेस है। वीक फील्ड लिगेंड में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन किस में उसकी इच्छा होगी जाने के लिए, जहाँ पर उसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू अधिक है। यहाँ पर पेयर करेगा तो अधिक एनर्जी लगेगी, जबकि इसमें एंट्री करता है तो कम एनर्जी लगती है। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉन है, कब, व्हेन लिगेंड weak field approaches to central metal atom, in that condition the fourth number electron enter into Eg1, तो वह इसमें एंट्री करेगा। while अब जब यही स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो उस कंडीशन में जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी इज मैक्सिमम ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अब जो है कि इसमें Eg ऑर्बिटल में एंट्री नहीं करके वो क्या करेगा, तो क्योंकि देखिए डेल्टा O मतलब कि स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू अधिक है, तो उसको इसमें एंट्री करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो वो इसमें एंट्री नहीं करके वो पेयरिंग यदि करता है तो कम एनर्जी लगेगी। तो स्ट्रांग फील्ड के कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल है उसके T2G4 इसमें फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, गौर कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनों का एंट्री होता है T2G और Eg में, तो वीक फील्ड के केस में, वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भी नॉर्मल है, स्ट्रांग फील्ड के केस में भी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, बट फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉन जब इसमें आपके जो चौथा नंबर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब वीक फील्ड लिगेंड में देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा वीक फील्ड के केस में। क्या होगा, वो Eg में फील होगा, जबकि स्ट्रांग फील्ड वाले में क्या होगा भाई, तो इसमें जो पेयरिंग एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी है, उसकी वैल्यू अधिक है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन अब अधिक एनर्जी वाले में नहीं जाएगा, अब भाई पेयरिंग एनर्जी वैल्यू कम है तो पेयर करेगा, ठीक है। तो चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा। पांचवा नंबर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा वीक फील्ड में, और पांचवा नंबर इलेक्ट्रॉन अब इसमें जाएगा। छठवां नंबर इलेक्ट्रॉन अब इसमें जाएगा, इसमें छठवां नंबर इलेक्ट्रॉन ये पेयर करेगा। अब सातवां नंबर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, और इसमें सातवां नंबर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। आठवां नंबर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, और आठवां नंबर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। नाइन्थ नंबर इलेक्ट्रॉन इसको पेयर करेगा, तो नाइन्थ वाला भी इसमें पेयर करेगा। टेंथ वाला जाएगा इसमें जाएगा, तो टेंथ वाला भी इसमें जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों का फीलिंग इस स्प्लिटिंग एनर्जी के वैल्यू पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो अब इसी के बेस पर इस कॉम्प्लेक्सेस को पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर हम जो है किसका एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बता चुके हैं कि द कॉम्प्लेक्सेस इन विच d ऑर्बिटल कंटेन पेयर इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो दैट शो डाईमैग्नेटिक बिहेवियर। तो वो डाईमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। द कॉम्प्लेक्स
which contain unpaired electron in d subshell that express कौन सा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इन डी ऑर्बिटलों में प्रेजेंट पेयरिंग और अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉनों के नंबर पर। यदि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल में तो वह कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक होगा, और यदि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है डी ऑर्बिटल, तो वह कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है ना। तो यही जो है कि, और इसकी कलर जो है कि इस स्प्लिटिंग एनर्जी के जो है कि वैल्यू पर इस कॉम्प्लेक्सेस का कलर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कि आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो कि ये थियरी हो गई। ठीक है ना। और इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट थियरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के आप लोग जो है कि इसको स्टडी कीजिए। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स।